घर, हर इंसान का सबसे बड़ा सपना। ईंट पत्थर से बनी वो चार दीवारें जिनके लिए आदमी अपनी पूरी जवानी, अपना सुकून, अपनी नींद, सब कुछ गिरवी रख देता है। लेकिन क्या हो अगर वो सपना आपकी चौखट पर खुद चलकर आ जाए, बिना किसी कीमत के। कहते हैं ना, दुनिया में मुफ्त सिर्फ दो ही चीजें मिलती हैं, माँ का प्यार और मौत। अगर कोई तीसरी चीज मुफ्त मिल रही हो तो समझ लीजिए उसकी कीमत आपको अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। मैं हूं अमोल और ये कहानी है दिल्ली के उस राजेश शर्मा की जिसने एक सपनों का घर जीता, या शायद अपनी बर्बादी का न्योता। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी। पॉश इलाके में एक किराए का फ्लैट और उसमें रहने वाला राजेश शर्मा, 36 साल का रियल एस्टेट एजेंट। महीने का इनकम भी ठीक ठाक था, लेकिन महीने की पहली तारीख को जब मोबाइल पर वो मैसेज आता था, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद INR 35,000, तो राजेश का दिल बैठ जाता। 35,000 सिर्फ किराया। उस शाम भी घर का माहौल गर्म था। प्रिया, राजेश की पत्नी, रसोई में बर्तनों को कुछ ज्यादा ही जोर से पटक रही थी। कब तक राजेश? कब तक दूसरों की छतों के नीचे रहेंगे हम? रुद्र बड़ा हो रहा है, 7 साल का हो गया वो। उसका अपना कमरा कब होगा? मेरे पापा कह रहे थे नोएडा में रेट्स बढ़ रहे हैं, अभी नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाएंगे। जानता हूँ यार, सब जानता हूँ, लेकिन लोन, EMI का फंदा, थोड़ा वक्त दो ना। जल्दी अपना खुद का घर ले लेंगे, जल्दी ही, शायद बहुत जल्दी। घर के क्लेश से बचने के लिए राजेश अक्सर ऑफिस में देर तक रुक जाता था। आज भी घड़ी की सुइयां रात के 10 बजा रही थी। पूरा फ्लोर खाली, सिर्फ राजेश के कैबिन की लाइट जल रही थी और सन्नाटे में गूंज रही थी कीबोर्ड की खटखट। हेलो सर, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं सदाबहार हाइट्स से बोल रही हूँ। सर, आपने हमारी मिलेनियम लकी ड्रॉ में गुरुग्राम सेक्टर 56 में एक फुल्ली फर्निश्ड 3 BHK लग्जरी फ्लैट जीता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। राजेश के होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो खुद रियल एस्टेट एजेंट था, दिन भर ऐसे स्कैमर से पाला पड़ता था। मैडम, स्क्रिप्ट पुरानी हो गई है। मैं खुद रियल एस्टेट में हूँ। फ्री में तो दिल्ली में सांस भी नहीं मिलती, आप 3 BHK दे रहे हो। चलिए, गुड नाइट। अगली बार किसी बेवकूफ को फोन करना, मुझे नहीं। सर, ये कोई स्कीम नहीं है। 10 लकी विनर्स है, 0 डाउन पेमेंट, 0 EMI, बस रजिस्ट्री पर आपके दस्तखत चाहिए। पोजीशन आज रात से ही मिल सकता है। आज रात से? कौन सा बिल्डर रात के 10 बजे पोजीशन देता है? सुनो, अब अगर फिर फोन किया ना, तो जिस सर्वर से कॉल कर रही हो, ट्रेस करके पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। मेरा नाम राजेश शर्मा है, साइबर सेल में उठना बैठना है मेरा। फोन रख। राजेश शर्मा, फ्लैट नंबर 1301, सदाबहार हाइट्स, टावर C, आपका इंतजार कर रहा है। फोन कट चुका था, लेकिन राजेश के हाथ ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि उसने कभी कोई लकी ड्रॉ में हिस्सा नहीं लिया था और सदाबहार हाइट्स नाम का कोई प्रोजेक्ट शायद गुरुग्राम में कहीं था ही नहीं। राजेश ने झुंझलाकर फोन टेबल पर पटक दिया। उसमें पानी का घूंट भरा ही था कि तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। एक SMS, प्रिय राजेश, आपके 3 BHK फ्लैट नंबर 404 की चाबी तैयार है, कृपया स्वीकार करें। राजेश ने उस मैसेज को इग्नोर किया और डिलीट बटन दबाया, लेकिन तभी उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया। ऑफिस का सिक्योर ईमेल, जिस पर फायरवॉल लगा था, जिसे भेदना नामुमकिन था। सब्जेक्ट, पोजीशन लेटर फॉर मिस्टर राजेश शर्मा, अटैचमेंट, डेथ डीड। राजेश को लगा उसने गलत पढ़ा। उसने आंखें मल कर देखा, वहां लिखा था ड्राफ्ट डीड। राजेश के माथे पर पसीना आ गया। ये लोग ऑफिस के सिक्योर नेटवर्क में कैसे घुस गए? तभी ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला तो सामने सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह खड़ा था। सर, वो नीचे कोई आदमी आया था, ये लिफाफा दे गया, कह रहा था बहुत अर्जेंट है, आपके नए घर के कागज हैं। राजेश के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला तो अंदर एक गोल्डन कार्ड था, जिस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, नए फ्लैट में स्वागत है राजेश। राजेश का सब्र अब जवाब दे गया।
उसने वो कार्ड फाड़ा, लिफाफा मरोड़ा और गार्ड के सामने ही डस्टबिन में दे मारा। फेंक इसे। और सुन, नीचे अगर कोई भी दिखे तो उसे पकड़ के रखना, मैं आ रहा हूं। राजेश लिफ्ट से नीचे भागा, रिसेप्शन पर पूछा, लेकिन किसी ने कोई आदमी नहीं देखा था। गार्ड राम सिंह भी कसम खा रहा था कि वो आदमी बस पलक झपकते ही गायब हो गया। राजेश का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने अपनी कार की चाबी ढूंढी और लानत, चाबी ऊपर कैबिन में छूट गई थी। वापस ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने सड़क पर हाथ दिया। एक ऑटो वाला, जो शायद अंधेरे में ही खड़ा था, धीरे से सरकता हुआ उसके पास आया। कहाँ जाना है साहब? वसंत कुंज, जल्दी चलो। ऑटो वाला अजीब था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस गाड़ी दौड़ा दी और इतनी तेज दौड़ा दी कि हवा राजेश के चेहरे को थप्पड़ मारने लगी। रास्ता सुनसान था। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके पीछे छूट रही थी। अरे भाई, मरने का इरादा है क्या? धीरे चला, मीटर देख, 80 पार कर रहा है तू। ऑटो वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन राजेश ने देखा ऑटो का मीटर बंद था और डैशबोर्ड पर भगवान की मूर्ति की जगह एक छोटा सा घर का मॉडल रखा था, हूबहू वैसा ही जैसा उस ईमेल वाली फोटो में था। राजेश को घबराहट होने लगी। मैंने कहा गाड़ी रोक, मुझे यहीं उतरना है। ऑटो वाले ने राजेश की बात सुनकर रियर व्यू मिरर में अपनी आंखें ऊपर उठाई और राजेश की तरफ देख के अजीब सी मुस्कान दी। घबरा क्यों रहे हो राजेश बाबू? अब घर के किराए की टेंशन खत्म। अब तो आपका अपना फ्लैट है, अपना घर। राजेश के जिस्म का सारा खून जम गया। उसकी आवाज गले में अटक गई। ये सब तुझे कैसे पता? ऑटो वाला धीमे से पलटा। उसका चेहरा अंधेरे में था, बस उसके दांत चमक रहे थे। हम तो बस सवारी को मंजिल तक पहुंचाते हैं साहब, और आपकी मंजिल सेक्टर 56, फ्लैट नंबर 404 है। चाबी ले लेना साहब, वरना पछताओगे। उसने अपना हाथ पीछे किया। उसके हाथ में वही गोल्डन कार्ड था जिसे राजेश ने 10वीं मंजिल पर फाड़कर डस्टबिन में डाला था। राजेश चीखा और चलते ऑटो से कूदने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा लॉक था। राजेश उस ऑटो में कैद था और वो ऑटो उसे कहां ले जा रहा था ये कोई नहीं जानता था। लेकिन सवाल ये है कि जिस फ्री फ्लैट का ऑफर राजेश ठुकरा चुका था, उसका एग्रीमेंट आखिर साइन किसने किया? क्या ऑटो वाला राजेश को उसके नए घर लेकर जा रहा है? जानने के लिए देखते रहिए वंस अपॉन अ टाइम हॉरर स्टोरीज की ये कहानी। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। राजेश के दिमाग की नसें फट रही थी। ऑटो वाले की वो आंखें और वो मनहूस मुस्कान देखकर राजेश का खून खौल गया। उसने आव देखा न ताव। वो पीछे की सीट से आगे की तरफ झपटा और ऑटो का हैंडल को दाईं तरफ घुमा दिया। ऑटो डिवाइडर से टकरा कर पलटा। झटका इतना जोरदार था कि राजेश सड़क पर जा गिरा, लेकिन दर्द महसूस करने से पहले ही वो उठा और लड़खड़ाते हुए ड्राइवर की तरफ भागा। ड्राइवर अभी भी ऑटो के अंदर फंसा हुआ था। राजेश ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे बाहर घसीट लिया। कौन है तू? बोल, किसका आदमी है? मेरी सुपारी लिए क्या? राजेश ने एक मुक्का उसके जबड़े पर मारा, फिर दूसरा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो भूल गया था कि सड़क पर ऑटो वाले अकेले नहीं होते, उनका एक भाईचारा होता है। आसपास खड़े कुछ और ऑटो वाले और राहगीर वहां जमा हो गए। उन्हें बस इतना दिखा कि एक सूट बूट वाला आदमी एक गरीब ऑटो वाले को पीट रहा है। ए भाई, क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है उसे? छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ दे उसे। किसी ने पीछे से राजेश के सिर पर डंडा मारा। राजेश की आंखों के सामने चिंगारियां नाच गई। वो पलटा, लेकिन तब तक भीड़ उस पर टूट पड़ी थी। घूंसे, लात, डंडे। राजेश चिल्लाता रहा, ये फ्रॉड है, ये मुझे किडनैप कर रहा था। लेकिन भीड़ बहरी होती है। वो तब तक मारती रही जब तक राजेश का शरीर सुन्न नहीं हो गया। राजेश के सामने अंधेरा छा गया, गहरा अंधेरा। और फिर एक बीप की आवाज से राजेश ने आंखें खोली। सब कुछ धुंधला था। वो अस्पताल के आईसीयू में था। सिर पर पट्टियां, पैर में प्लास्टर और शरीर में अनगिनत नलियां। सामने उसकी पत्नी प्रिया बैठी थी, आंसू पोंछती हुई। राजेश, होश आ गया? हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। पुलिस वाले कह रहे थे कि रोड रेस का केस है। वो तो शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। 2 हफ्ते के बाद राजेश को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। एक दोपहर जब
राजेश अपने टूटे पैर को लेकर सोफे पर लेटा था। दरवाजे की घंटी बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला। एक डिलीवरी बॉय खड़ा था जिसके हाथ में एक बड़ा खूबसूरत लाल गुलाबों का गुलदस्ता था। नमस्ते मैडम, राजेश सर के लिए पार्सल है। प्रिया गुलदस्ता लेकर अंदर आई। राजेश, देखो शायद ऑफिस वालों ने भेजा है गेट वेल सून के लिए। राजेश ने बेमन से गुलदस्ता लिया। फूलों के बीच एक काला लिफाफा था। उसने लिफाफा खोला। अंदर कोई नाम नहीं था, बस एक लाइन लिखी थी, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मौत तक, तुम्हारा फ्लैट वाला। राजेश के हाथ से लिफाफा गिर गया। उसने गुस्से में वो गुलदस्ता उठाया और पूरे जोर से दीवार पर दे मारा। कौन है ये? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? प्रिया घबरा गई। राजेश लमराते हुए बालकनी की तरफ भागा। उसने नीचे झांका। तीसरी मंजिल से नीचे सड़क साफ दिख रही थी और वहां गेट के ठीक सामने वही ऑटो खड़ा था और ड्राइवर की सीट पर बैठा वो शख्स ऊपर राजेश की तरफ देख रहा था। वही आंखें, वही मुस्कान। उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया बाय करने के लिए। प्रिया, वो रहा, वो नीचे है, पुलिस को बुलाओ। लेकिन जब तक प्रिया आई, ऑटो जा चुका था। राजेश पागल नहीं था, बस मजबूर था। उसने हार नहीं मानी। वो अपनी सोसाइटी के सिक्योरिटी रूम में गया। सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। फुटेज धुंधली थी लेकिन ऑटो का नंबर साफ था। राजेश ने तुरंत अपने दोस्त समीर को फोन लगाया जो आरटीओ में क्लर्क था। हाँ भाई राजेश, मिल गई डिटेल। ये ऑटो किसी विकास कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। एड्रेस क्या है समीर? लिख ले, फ्लैट नंबर 404 ब्लॉक बी, सदाबहार हाइट्स, सेक्टर 56, गुरुग्राम। सेक्टर 56, वही जगह जहां का फ्लैट राजेश ने जीता था। राजेश को अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके अंदर सिर्फ बदले की आग थी। उसे उस विकास कुमार से मिलना था। अगले ही दिन अपने टूटे पैर और बैसाखी के सहारे राजेश अपनी कार लेकर गुरुग्राम पहुंचा। सदाबहार हाइट्स नाम सदाबहार था लेकिन इमारत वीरान लग रही थी। बिल्डिंग के प्लास्टर उखड़ चुके थे। राजेश गेट पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा गार्ड बीड़ी पी रहा था। भाई साहब, फ्लैट नंबर 404 जाना है। विकास कुमार का घर यही है ना? गार्ड ने बीड़ी मुंह से निकाली और अजीब नजरों से राजेश को, फिर उसकी बैसाखी को देखा। विकास कुमार, उनसे मिलने आए हो? हाँ, बहुत जरूरी काम है। मेरा जीना हराम कर रखा है उसने। बुलाओ उसे। गार्ड की आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर गया। उसने धीरे से कहा, साहब, आप शायद गलत पते पर आए हैं। विकास कुमार किसी का जीना हराम नहीं कर सकते। क्यों? वो कोई वीआईपी है क्या? नहीं साहब, क्योंकि विकास कुमार तो 3 महीने पहले मर चुके हैं, इसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरकर। फ्लैट नंबर 404 तब से खाली पड़ा, सील बंद है। ये सुनते ही राजेश के पैरों तले से वो बची कुची जमीन भी खिसक गई। अगर विकास 3 महीने पहले मर चुका है तो वो ऑटो कौन चला रहा था? वो गुलदस्ता किसने भेजा? तभी राजेश का फोन बजा। डिस्प्ले पर नाम फ्लैश हुआ, विकास कॉलिंग। क्या राजेश उस फोन को उठाएगा? और अगर विकास मर चुका है तो राजेश का पीछा करने वाला वो ऑटो वाला आदमी कौन है? और फ्लैट नंबर 404 का आखिर क्या राज है? जानने के लिए देखिए फ्लैट नंबर 404 कहानी का अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा दिल्ली का एक आम रियल एस्टेट एजेंट राजेश शर्मा जो अपना खुद का घर का खरीदने का सपना पूरा नहीं कर पा रहा था। एक रात ऑफिस में देर तक काम करते वक्त उसे एक अनजान कॉल आई। कांग्रेचुलेशंस, आपने गुरुग्राम सेक्टर 56 के सदाबहार हाइट्स में फुली फर्निश्ड 3 BHK फ्लैट बिल्कुल मुफ्त जीत लिया है। 0 डाउन पेमेंट, 0 EMI, बस दस्तखत चाहिए। राजेश ने इसे स्कैम समझकर ठुकरा दिया, फोन काट दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में बिल्डिंग का गार्ड गोल्डन कार्ड लेकर आया जिस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, स्वागत है घर में राजेश। उसने उसे फाड़कर कचरे में फेंक दिया, लेकिन वो कार्ड वापस उसके हाथ में आ गया, एक रहस्यमयी ऑटो ड्राइवर के हाथों। वो ऑटो वाला राजेश को जबरदस्ती उसी फ्लैट नंबर 404 की तरफ ले जा रहा था और उस ड्राइवर ने राजेश को ऑटो में लॉक कर दिया था। उसने हिम्मत दिखाई, स्टीयरिंग छीनी, ऑटो क्रैश कर दिया और ड्राइवर को पीटने लगा। लेकिन भीड़ ने गलतफहमी में राजेश को ही पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अस्पताल से छूटने के 2 हफ्ते बाद भी परेशानी खत्म नहीं हुई। गेट वेल सून के नाम पर लाल गुलाबों का गुलदस्ता आया।
जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी मौत तक, तुम्हारा फ्लैट वाला। राजेश बालकनी से नीचे झांका तो वही ऑटो खड़ा था। वही ड्राइवर ऊपर देखकर हाथ हिला रहा था। राजेश ने ऑटो का नंबर ट्रेस करवाया। आरटीओ से पता चला गाड़ी का मालिक विकास कुमार, पता फ्लैट नंबर 404, सदाबहार हाइट्स, सेक्टर 56, गुरुग्राम। राजेश बदले की आग लिए बैसाखी देखते हुए पहुंचा सदाबहार हाइट्स। मां चौकीदार ने बताया, विकास तो 3 महीने पहले इसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरकर मर चुका है। फ्लैट 404 तब से खाली और सील है। और ठीक उसी पल राजेश का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, विकास कॉलिंग। अब आगे। राजेश जैसे ही फोन उठाने गया, फोन कट हो गया। गार्ड ने विकास के बारे में बताते हुए कहा, साहब, विकास कुमार बहुत सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने फ्लैट लेने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन, बीवी के गहने सब बेचकर इस फ्लैट को खरीदा था। फ्लैट लेने के बाद पोजीशन वाले दिन पता चला कोई धोखेबाज ने उनके नाम पर नकली कागजात बनाकर 40 लाख का लोन ले लिया था। बैंक वाले रोज घर पर आते, कोर्ट के नोटिस आते, रिश्तेदार भी मुंह फेरने लगे थे। विकास इन सब चीजों से टूट गया था। एक रात फ्लैट 404 में ही उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। उसकी बीवी ने बच्चों को खाने में जहर मिला दिया, फिर खुद भी खा लिया। एक ही रात में पूरा परिवार खत्म। तब से ये फ्लैट सील पड़ा है, लेकिन लोग कहते हैं रात को 4थी मंजिल पर रोने की आवाज आती है। गार्ड की बातें सुनकर राजेश सन्न रह गया। उसकी बैसाखी हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी, क्योंकि उसे अब याद आ रहा था उस रात ऑफिस में जो कॉल आई थी वो मुफ्त फ्लैट जीतने की थी ही नहीं, बल्कि कोई उसे उस फ्लैट नंबर 404 में बुला रहा था। राजेश पागलों की तरह गाड़ी भगाता हुआ वापस दिल्ली अपने घर पहुंचा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। वो घर पर आकर बैठा ही था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। राजेश का दिल धक से रह गया। उसने डरते डरते आई होल से देखा। बाहर कोई भूत नहीं, उसका बचपन का दोस्त और बिजनेस पार्टनर अमित खड़ा था। राजेश ने दरवाजा खोला। अरे भाई राजेश, क्या शेर की तरह मौत को चकमा दे के आया तू। वेलकम बैक यार। बस यार, दुआओं का असर है। तू बता कैसा है? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भाई, और तेरे लिए खुशखबरी लाया हूँ। क्या? कैसी खुशखबरी? जल्दी बोलना, सस्पेंस मत बना। वो सब बाद में बताता हूँ यार, पहले 120 छुट्टे दे दे। नीचे ऑटो वाला खड़ा है, मैंने कहा था रुक अभी आता हूँ। मेरे पास सिर्फ 500 की नोट है। राजेश ने रुद्र को आवाज लगाई। रुद्र, बेटा जरा नीचे जाके ऑटो वाले अंकल को पैसे दे आओ। रुद्र ने पैसे लिए और लिफ्ट की तरफ भागा। राजेश और अमित सोफे पर बैठे चाय पीने लगे। अमित ने एक मोटा लिफाफा निकाला और राजेश की गोद में रख दिया। तेरी 20 लाख की पेमेंट, डील फाइनल हो गई। ठीक उसी पल राजेश का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, विकास। राजेश का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। हेलो? पैसे मिल गए ना राजेश? चल अब हिसाब बराबर करते हैं। कौन बोल रहा है? तेरा बेटा रुद्र अभी अभी मेरे पास आया है। बहुत प्यारा बच्चा है। राजेश का दिल जोर से धड़का। उसका गिलास हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गया। मेरे बेटे को कुछ मत करना, जो कहोगे करूंगा मैं। राजेश बैसाखी टेकते लड़खड़ाते हुए बालकनी की तरफ भागा। रेलिंग से नीचे झांका। सड़क सूनी थी, न कोई ऑटो था, न अमित का कोई इंतजार कर रहा था, और ना ही रुद्र कहीं दिख रहा था। रुद्र, रुद्र, बेटा कहाँ है तू? फोन पर वही आवाज फिर गूंजी। रुद्र बहुत प्यार करता है ना तुझसे, अब उसे दूसरी दुनिया भेजने वाला हूं मैं। बचाना है तो सिर्फ एक तरीका है। क्या? बोलना, तू जो बोलेगा वो करूंगा मैं, सिर्फ मेरे बच्चे को छोड़ दे। सौदा साफ है, एक जान के बदले एक जान। तेरे सोफे पर तेरा दोस्त अमित बैठा है ना, उसे मार डाल अभी, इसी वक्त। अगले 2 मिनट में अगर अमित की सांसें नहीं रुकी तो रुद्र की लाश तेरी गोद में होगी। राजेश का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। बेटे को बचाने के लिए वो अब इंसान नहीं, सिर्फ एक पागल बाप था। वो लंगड़ाता हुआ कमरे में वापस आया। अमित अभी भी सोफे पर बैठा था, फोन में कुछ टाइप कर रहा था। उसने सिर उठाया। अरे राजेश भाई, पानी लाया कि नहीं? गला सूखा जा रहा है यार। राजेश ने जवाब नहीं दिया।
उसकी नजर पास पड़े लैपटॉप के चार्जर पर गई। उसने चार्जर का वायर निकला और हाथ में लपेट लिया। उसकी आंखों में अब दोस्ती नहीं थी, सिर्फ एक बाप का खून था। वो चुपचाप अमित के पीछे पहुंचा और अगले ही पल वायर अमित के गले में डालकर दोनों हाथों से पूरी ताकत लगा दी। राजेश, रुक। तू ये क्या कर रहा है? सांस नहीं ले पा रहा, छोड़ दे। राजेश, क्यों मार रहा है मुझे? अमित तड़पा। उसने राजेश के हाथ नोचे, सोफे पर लाते मारी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं। राजेश रो रहा था, लेकिन पकड़ और सख्त होती गई। थोड़ी ही देर में अमित निढाल होकर सोफे पर ही गिर पड़ा। माफ कर दे अमित, माफ कर दे। मुझे रुद्र को बचाना है, मुझे रुद्र को बचाना है। विकास, मैंने मार दिया अमित को, मैंने मार डाला मेरे जिगरी यार को। अब तो मेरे बेटे को छोड़ दे रुद्र को। तभी किचन का दरवाजा धीरे से खुला। राजेश ने सिर उठाया। किचन में रुद्र खड़ा था, हाथ में पानी की बोतल लिए, बिल्कुल सही सलामत। राजेश सन्न रह गया। रुद्र ऑटो वाले को पैसे देकर कब का आ भी चुका था। तभी राजेश को समझ आया कि ये सिर्फ एक छलावा था। गुनाह चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसका साया कभी साथ नहीं छोड़ता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई देख नहीं रहा तो हम बच गए, लेकिन हमारी अपनी रूह सब देख रही होती है, और जब वो गवाही देती है तो इंसान को पागल कर देती है। मैं हूं अमोल और ये कहानी है दिल्ली के दो दोस्तों, राजेश और अमित की, जिन्होंने दौलत तो बहुत कमाई, लेकिन उस दौलत में कफन की महक थी। दोस्तों, अब तक की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो चलिए जानते हैं कि उस ऑटो वाला विकास राजेश के पीछे क्यों पड़ा था, क्यों उसने अमित का खून विकास के हाथों करवाया। राजेश ने सारी हकीकत रुद्र और उसकी पत्नी प्रिया को बताई। उन्होंने अमित की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। रात 11 बज चुके थे। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी। राजेश और प्रिया कार से नीचे उतरे और डिक्की खोली। राजेश, जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो सब खत्म। राजेश ने डिक्की बंद की। धराओ। दोनों ने मिलकर लाश को उठाया। पैर लड़खड़ा रहे थे। वो लोग एक पुराने कंस्ट्रक्शन वाले गड्ढे तक पहुंचे। यहीं डालो, नीचे। मुझे मजबूर किया गया था प्रिया, मैं नहीं चाहता था ये सब। राजेश, कृपा करके चुप हो जाओ अब। पहले इस लाश को ठिकाने लगाते हैं। लाश गड्ढे में गिरी। धम की आवाज हुई। राजेश फावड़े से मिट्टी डालने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। रुक, सुना तुमने? क्या? कोई रो रहा है। कुछ नहीं है, बस तुम्हारे मन का वहम है। गड्ढा भर चुका था। मिट्टी ताजा थी, फिर भी ऊपर से एकदम सपाट, जैसे जमीन ने अपना मुंह बंद कर लिया हो। हवा में मिट्टी की सोंधी गंध थी और कहीं दूर कोई कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। 20 मिनट के बाद जब प्रिया ने बाहर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। राजेश, हम फिर सेक्टर 56 कैसे आ गए? राजेश चौंक कर ब्रेक लगाता है। उसने तुरंत मोबाइल में मैप्स खोला। जीपीएस बिल्कुल ठीक चल रहा था, नेटवर्क फुल था और रूट साफ दिख रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लोग जैसे ही रास्ता बदलते, जीपीएस की नीली लाइन अपने आप मुड़कर उन्हें फिर उसी दिशा में ले आती। सेक्टर 56, गुरुग्राम। राजेश, चल यहां से भाग। दोनों कार तक पहुंचे। इंजन पहले 2 बार खांसा, फिर जोर से दहाड़ा और स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स जली तो सड़क पर भाप सी उड़ती दिखाई दी। सूटकेस वे पहले ही पैक करके गाड़ी में रख चुके थे। प्रिया आगे वाली सीट पर बैठी थी। उसका हाथ बार बार रुद्र के सिर पर फिर रहा था। तीनों ने तय कर लिया था, आज की रात देश छोड़ देना है। कार तेज होती गई। स्पीडोमीटर 100 के पार। रात काली चादर की तरह चारों तरफ लिपट रही थी। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बार बार कैसे हम लोग ये सेक्टर 56 में आ रहे हैं? कार सदाबहार हाइट्स के सामने खामोश खड़ी थी। हेडलाइट्स चालू थे। चारों तरफ घना अंधेरा, जैसे कोई राक्षस मुंह बाएं इंतजार कर रहा हो। तभी प्रिया के कानों में हल्की मीठी सी आवाज पड़ी। प्रिया, यहाँ आओ। वो आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी। प्रिया की आंखें एकदम खाली हो गई। उसने धीरे से कार का दरवाजा खोला। प्रिया,
क्या कर रही है? रुक! प्रिया ने जवाब नहीं दिया। वो चलने लगी, सीधी सदाबहार हाइट्स की तरफ। उसके कदम बिना हिचके सदाबहार हाइट्स की तरफ बढ़ रहे थे। राजेश कार से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक क्लिक की आवाज हुई। सीट बेल्ट अपने आप कस गया, दोनों तरफ, रुद्र का भी। अरे ये क्या? खोल ना! वो जितना खींचता सीट बेल्ट उतना ही कसता जाता। रुद्र डर के मारे रोने लगा। राजेश की आंखों से आंसू निकल आए। वो प्रिया को देखता रहा जो अब इमारत के अंदर जा चुकी थी। प्रिया, रुक जा! प्रिया! अचानक क्लिक, सीट बेल्ट ढीला पड़ा। राजेश दरवाजे को धक्का देकर बाहर गिरा। उसने ऊपर देखा, उसकी रूह कांप गई। प्रिया सबसे ऊपरी मंजिल की रेलिंग पर खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। प्रिया, नहीं! उतर नीचे! प्रिया! प्रिया ने मुस्कुराते हुए राजेश को देखा, फिर बिना हिचके छलांग लगा दी। दम! राजेश दौड़ता हुआ नीचे पहुंचा। प्रिया का शरीर टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था, खून का पोखर फैल रहा था। राजेश उसके पास बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। प्रिया, नहीं, सब मेरी गलती थी। प्रिया। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। रुद्र बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के पास खड़ा था। लिफ्ट नीचे आ रही थी। रुद्र, इधर आ बेटा! रुद्र! रुद्र ने पलटकर भी नहीं देखा। लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो अंदर चला गया। दरवाजा बंद। राजेश दौड़ा, लिफ्ट का बटन दीवार पर पीटता रहा। फिर सीढ़ियां, 4-4 सीढ़ियां लांघता ऊपर भागा। सांस फूल गई, पसीना और आंसू मिलकर बह रहे थे। फ्लैट नंबर 404। दरवाजा खुला था, वो अंदर घुसा। रुद्र जमीन पर पड़ा था, मुंह से सफेद झाग निकल रहा था, आंखें ऊपर की तरफ तनी हुई, हाथ पांव ठंडे। राजेश उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक बस देखता रहा, फिर धीरे से उसका सिर गोद में लिया और रोने लगा। कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। हवा में पुरानी टैक्सी की बदबू आने लगी। दीवार पर साया बढ़ा और सामने खड़ा हो गया विकास। वही फीकी खाकी यूनिफॉर्म और आंखों में जलती हुई नफरत। कुछ याद आया राजेश? करीब 1 साल पहले देर रात का ऑफिस। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पीट रही थी। टेबल पर 2 ठंडी कॉफी के मग और लैपटॉप लेकर राजेश और अमित बैठे थे। राजेश, सुन ना, वो विकास कुमार जो रोज ऑटो खड़ा करता है साइट के बाहर, बिल्कुल सीधा साधा गंवारा, कागज वागज कुछ नहीं समझता। अभी अभी उसने फ्लैट बुक किया है, पोजीशन भी नहीं मिला, टाइम एकदम परफेक्ट है। हाँ, मैंने देखा है, रोज सुबह शाम वहीं खड़ा रहता है। पैसे तो उसने जमा कर ही लिए होंगे, कम से कम 35-40 लाख तो होंगे ही। बस वही तो बात है। हम एक नकली पोजीशन लेटर बना देंगे, बिल्डर के लेटर हेड पर, स्टैम्प, साइन सब मैच, और एक ड्राफ्ट डीड भी तैयार कर लेंगे। पता वही लिखेंगे, फ्लैट 404 सदाबहार हाइट्स। लेकिन यार, अगर कहीं पकड़े गए तो? अरे पकड़ा कौन जाएगा? विकास को तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके नाम पे कुछ हुआ है। हम बैंक में लोन अप्लाई कर देंगे उसके नाम से, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी, पोजीशन लेटर दिखा देंगे, पैसे सीधा हमारे अकाउंट में। और EMI? EMI भी उसी के नाम पे। बैंक को लगेगा ग्राहक ने खुद लोन लिया है। विकास जाएगा भर बिल्डर के चक्कर काटने, कहेगा मुझे पोजीशन नहीं मिल रहा। बिल्डर बोलेगा हमने तो दे दिया, बैंक बोलेगा लोन तो चल रहा है। तीनों आपस में लड़ते रहेंगे। वो बेचारा कुछ समझ ही नहीं पाएगा। मतलब हम 40 लाख साफ ले लेंगे और वो बंदा EMI भरता रहेगा, या भर नहीं पाया तो रिकवरी वाले उसके घर पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली, हमारा नाम कहीं नहीं आएगा। तो बस बिल्डर की मेल आईडी स्पूफ करके वो पोजीशन लेटर भेज दे, बाकी मैं बैंक वालों को मैनेज कर लूंगा। ठीक है, कर लेते हैं। एक मेल एक लेटर, बस फिर जिंदगी सेट। डन भाई, डन। दोनों हंस पड़े। उनकी हंसी ऑफिस की खाली दीवारों से टकराई। उन्हें पता नहीं था कि यही हंसी एक दिन किसी के गले की फांसी बन जाएगी। तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार मर गया। बीवी ने बच्चों को जहर दे दिया, खुद फांसी लगा ली। मैंने तुझे जिंदा इसलिए रखा था कि तू भी देखे अपने बच्चे को, अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए। राजेश ने सिर उठाया। उसका चेहरा टूट चुका था। विकास, मैं तेरा गुनहगार हूं, जो मर्जी सजा दे दे,
मेरा रुद्र चला गया, मेरी प्रिया चली गई। अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा। मार दे मुझे, बस मार दे। विकास ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार आंखों में देखा। राजेश की आंखें खाली हो गईं। वो धीरे से खड़ा हुआ, जैसे कोई धागा उसे खींच रहा हो। उसने अपनी बेल्ट निकाली, कुर्सी खींची, पंखे में फंदा बांधा, गले में लूप डाला, फिर कुर्सी को धीरे से लात मारी। शरीर हवा में लटक गया, पैर 2 बार हिले, फिर सब कुछ शांत हो गया। विकास का बदला पूरा हो गया था। उसका साया धीरे धीरे हवा में घुल गया। कमरे में सिर्फ पंखे की चरमराहट रह गई। सदाबहार हाइट्स फिर खामोश हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, कर्मों का हिसाब कभी न कभी चुपता होता है। ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वंस अपॉन अ हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन दबाना ना भूलें।